वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो 3 हफ्तों से जो एंजॉय कर रहे थे हम लोग फुटबॉल को, आपका एक तरफ यूरो और दूसरी तरफ कोपा अमेरिका, तो दोनों ही टूर्नामेंट अभी खत्म होने को है। आखिरी मैच जो फाइनल गेम है वो ही बचा है और दूसरी तरफ क्लब फुटबॉल भी फिर से वापस आ जाएगा अभी थोड़े ही दिन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूरो के फाइनल मैच जो होगा स्पेन और इंग्लैंड के बीच, उसको लेके, और उसी के साथ थोड़ा बहुत रिव्यू यानी कि पोस्ट मैच एनालिसिस भी करेंगे जो दो सेमीफाइनल हुआ बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस एंड नीदरलैंड्स एंड इंग्लैंड, उस दोनों को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जो यूरो एंजॉय कर रहे थे उसका अभी एंड गेम शुरू हो चुका है और 2 ही दिन में फाइनल है और उसके बाद यूरो इस बार की तरह खत्म फिर से होगा आपका 4 साल बाद, लेकिन उसके पहले अगले 2 साल बाद ही हम लोग को फिर से वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। तो वो वर्ल्ड कप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है, नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा है। तो उस पर तो अलग से बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यूरो के जो आखिरी गेम बचा है बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड उसके ऊपर। तो उससे पहले थोड़ा पोस्ट मैच एनालिसिस कर लेते हैं पिछले जो 2 सेमीफाइनल हुआ है उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा कि हमको एक बात करने की कॉन्टेक्स्ट मिलेगा फॉर द फाइनल्स। पहले बात कर लेते हैं नेदरलैंड्स और इंग्लैंड वाला मैच को लेके। तो नेदरलैंड्स और इंग्लैंड वाला जो ये मैच है, आई वुड से ये मैच जब शुरू हुआ तो नेदरलैंड्स वर द बेटर टीम फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स, और उसी दौरान जाबी सिमोन्स ने वो गोल स्कोर कर दिया था विच वाज अगेन अ बेंगा। और दूसरी तरफ वो गोल स्कोर करने के बाद नेदरलैंड्स थोड़ा बैकफुट पे चले गए थे क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छी तरीके से गेम को कंट्रोल करने लगा था ऑन द मिडफील्ड। और वहां पे कोबी मेनू को आपको स्पेशल मेंशन करना होगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड वर द बेटर टीम और इसीलिए जितने भी सारे प्लेयर्स थे मोस्ट ऑफ देम प्लेड अ डिसेंट फुटबॉल। और उसी के साथ आप कहोगे कि फिल फोर्डिन, कोबी मेनू, डेक्लन राइस, ये सारे प्लेयर्स और उसके साथ काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, ये सारे प्लेयर्स वेर द हाइलाइट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ। एंड यू हैव टू एडमिट कि इंग्लैंड अभी तक जितने भी सारे मैचेस खेल के आ रहे थे उन्होंने अपना सबसे बढ़िया जो फुटबॉल अभी तक खेला है इस टूर्नामेंट में यूरो में, वो था आपका ये वाले सेमीफाइनल के फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड वर बाय फार द बेटर टीम देन नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स ने वो पहला गोल स्कोर जरूर कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनको 2 ही मौके मिले थे, उनमें से एक उन्होंने मिस किया और दूसरा वाला जो हेडर था डेंजल डम्फ्रीज का, वो आपका पोस्ट में हिट हुआ था। और दूसरी तरफ फिल फोर्डिन को भी 2 मौके मिले थे जहां पे एक उसने पोस्ट पे हिट किया था और दूसरी तरफ एक दैट वाज अ ब्रिलियंट सेव बाय डेंजल डम्फ्री, जो ऑनलाइन सेव उसने किया था। मतलब यू हैव टू गिव अ ह्यूज ह्यूज क्रेडिट टू हिम क्योंकि उसने उससे पहले वो पेनल्टी कंसीड किया था, उसमें बाद में बात करते हैं, लेकिन उसने पहले वो पेनल्टी कंसीड किया था और उसके बाद जब एक दूसरा गोल होने ही वाला था उस टाइम पे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना बढ़िया है कि उसने उस बॉल को बिल्कुल ही एंड में रोक लिया और ही डिड इट इन अ कामली मैनर और उसके बाद उसने बॉल को क्लियर किया। लेकिन फिर भी नेदरलैंड्स फर्स्ट हाफ में अगर मैं देखूं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे वर अनेबल टू कम फ्रॉम देयर हाफ टू इंग्लैंड्स हाफ। अगर आप चांसेस के ऊपर गिनती करो तो फर्स्ट हाफ में नेदरलैंड्स के पास भी 2 बिग चांसेस था और इंग्लैंड के पास 3 बिग चांसेस थे। तो फर्स्ट हाफ में वो पेनल्टी होने के बाद जब हैरी केन ने वो पेनल्टी स्कोर कर दिया, उसके बाद फर्स्ट हाफ में तो स्कोर 1-1 ही था। तो पेनल्टी में अभी थोड़ी बात कर लेते हैं कि पेनल्टी का जो इंसिडेंट था, देखिए अगर आप एक सेमीफाइनल मैच में पिनलाइज कर रहे हो कोई भी प्लेयर को एंड उसके लिए जो आप दूसरी टीम को रिवार्ड दे रहे हो वो पेनल्टी है, तो मेरे ख्याल से स्टेक्स अगर इतने हाई है तो वहां पे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा रूल हो सकता है कि अगर बॉक्स में ओपोनेंट प्लेयर शॉट ले रहा है तो यू कैन नॉट ब्लॉक दैट शॉट। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप शॉट ब्लॉक ही नहीं करेंगे तो हमेशा देयर विल बी अ चांस और प्रोबेबिलिटी कि ओपोनेंट का जो स्ट्राइकर है वो आके गोल स्कोर करे। तो आप क्या करोगे? आप वैसे ही खड़े रहोगे, आप ब्लॉक नहीं करोगे। तो वो जो पेनल्टी था उस पे अगर आप लोग देखें जितने भी सारे क्लिपिंग्स हैं या फिर हाइलाइट्स हैं वहां पे जाके फिर से देखिए, तो हाइट पे डेंजल डम्फ्रीज का पैर था, वो हाइट बिल्कुल ही परमिसेबल हाइट है जहां पे आप अपना पैर ले जा सकते हो फॉर ब्लॉकिंग द शॉट। और दूसरी तरफ जो मेन बात है
कि वहाँ पे उसने चार्ज ही नहीं किया, मतलब वो कोई फॉलो थ्रू भी नहीं था। डेंजिल डमफ्रीज ने अपना राइट फुट जस्ट ऊपर किया था जस्ट टू ब्लॉक द शॉट। हैरी केन ने शॉट मारा बॉल को और उसके बाद फॉलो थ्रू में हैरी केन ने मारा डेंजिल डमफ्रीज को। तो ये कैसे फाउल हो सकता है? ये अगर पेनल्टी बॉक्स के बाहर भी ऐसा होता है फिर भी वो 50-50 होता है, क्योंकि वो मतलब सब्जेक्टिव होता है कि रेफरी हो भी सकता है दे, हो भी सकता है ना दे। और दूसरी तरफ रेफरी जो ऑन फील्ड रेफरी थे, उन्होंने पेनल्टी नहीं दिया था। उसके बाद वार कैसे इसको कॉल आउट कर सकता है? जब कोई सीरियस इंफ्रिंजमेंट होता है इन द पेनल्टी बॉक्स और रेफरी नहीं देते हैं, तब जाके वार इंटरवीन करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हम लोगों को देखने को मिला। अगर आप स्पेन और जर्मनी का जो मैच हुआ था उसका अगर बात करें, तो वहां पे कुकुरेया का वो हैंडबॉल जो कि एक पेनल्टी था, वो पेनल्टी नहीं दिया गया और उसमें वार ने भी कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे जो कि पेनल्टी नहीं है उसको आप आगे से आके पेनल्टी दे रहे हो, जहां पे स्टेक्स इतनी हाई है दोनों ही टीम के लिए। अगर वो पेनल्टी वहां पे नहीं दिया जाता तो मैच का जो मोमेंटम है वो अलग होता, मैच का जो डिनामिक्स है, जो कंप्लेक्शन है, वो अलग होता। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि इंग्लैंड मैच नहीं जीतते, और एज आई एम ए नीदरलैंड फैन, मैच हम लोग जीत जाते। हो ही सकता है कि हम लोग मैच फिर से हार जाते, लेकिन मेरे ख्याल से जो चीजें फेयर एंड स्क्वायर है फॉर बोथ द टीम्स, वो चीज होना चाहिए मैच पे, जहां पे स्टेक्स इतना हाई है। क्योंकि अभी देखिए, इंग्लैंड भले ही कितना अच्छा वो वाटकिंस ने गोल स्कोर किया हो, पूरी दुनिया भी इसी चीज में बात कर रहे हैं कि इट वाज नॉट अ पेनल्टी, इट वाज शैम्बलिंग। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में जब भी ऐसे टूर्नामेंट्स हो, अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो उधर पे थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लोगों में रहे, जो लोग वार रूम में बैठ रहे हैं या फिर जो लोग फीफा के रूल बुक में जाके ऐसे चीजें लिख रहे हैं या फिर ऐसे रूल्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो सच्ची में मालूम ही नहीं हम लोग को कि पेनल्टी कौन सा पेनल्टी है, कौन सा पेनल्टी नहीं है, क्योंकि कुकुरिया वाला हैंडबॉल आप देखिए, उसको पेनल्टी नहीं दिया गया और यहाँ पे जो चीज पेनल्टी नहीं है उसको पेनल्टी दिया गया। तो इसीलिए हमें तो मालूम ही नहीं है और अभी हम लोग बोल भी नहीं सकते कि कौन सी चीज पेनल्टी है, कौन सा पेनल्टी नहीं। तो कमिंग बैक टू द मैच, तो कंट्रोवर्सी है ऑब्वियसली, लेकिन उसको साइड में रख के फिर से मैच में वापस आते हैं। सेकेंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो सेकेंड हाफ में नीदरलैंड्स पहले हाफ से एक सीख उनको मिला, दे हैड टू कंटेन इंग्लैंड बाय मेंटेनिंग देयर प्रॉपर शेप। तो सेकेंड हाफ में नीदरलैंड्स ने वही चीज बरखूबी तरीके से किया है इन द होल सेकेंड हाफ, की उन्होंने अपना प्रॉपर शेप मेंटेन कर रहा था और इंग्लैंड के पास जब भी पोजीशन था, इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से अटैक करे, क्योंकि उनके पास वो स्पेसेस नहीं था, उनके पास वो फ्री फ्लोइंग पासेस खेलने की जगह ही नहीं था। तो इसीलिए यू हैव टू गिव अ क्रेडिट टू द नीदरलैंड्स, क्योंकि पहला हाफ में इंग्लैंड वर द बेटर टीम और उसके बाद सेकंड हाफ जब चालू हुआ, अपना प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्योंकि वाउट वेगोस को कुमन लेके आए थे हाफ टाइम में डोनियन मालिन के जगह पे, और उनका प्लान एकदम क्लियर कट था कि वी हैव टू मेंटेन आवर शेप, वी हैव टू डिफेंड बेटर, वी वोंट गिव इंग्लैंड दैट टाइम एंड स्पेस, और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे एक डुअल जीतने का या फिर इंग्लैंड की तरफ से एक मिस्टेक का, जहां पे हम लोग काउंटर कर सकते हैं, और वही चीज नीदरलैंड्स कर रहे थे। तो सेकेंड हाफ में अगर आप देखें, सेकेंड हाफ में जितने भी सारे चांस क्रिएट हुआ है, सारे ही चांसेस नीदरलैंड्स ने ही क्रिएट किया था, लेकिन सिवाय एक गलती उन्होंने किया, वो पाल्मर को पिक नहीं कर पाए, पाल्मर का वो पास वो लोग पिक नहीं कर पाए, और वो क्लिप अगर आप देखें तो वहां पे ऑब्वियसली वर्जिल वैन डाइक फिर से एक गलती कर बैठे और वाटकिंस ने वो शानदार फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे आपको गैरेथ साउथगेट को क्रेडिट देना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने वो डेयरिंग करके दिखाया। देखिए, सभी को मालूम है कि वो एक प्रैग्मेटिक मैनेजर है, वो एक पैसिव फुटबॉल खिलाते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह लो, मतलब वो टट्टी फुटबॉल खिलाता है या फिर उनका लक अच्छा रहता है कि वो इजियर ब्रैकेट में चले जाते हैं, वो वर्ल्ड कप कह लो या फिर यूरो कह लो, लेकिन एक चीज के लिए आपको उनको क्रेडिट देना ही होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने इससे पहले 1966 पे इंग्लैंड में ही वर्ल्ड कप हुआ था और वो वर्ल्ड कप वो लोग जीते थे। उसके बाद से लेके इंग्लैंड नॉकआउट स्टेज पे कोई भी मैच कभी भी नहीं जीतते थे, लेकिन अभी गैरेथ साउथगेट आने के बाद इंग्लैंड अभी 8 या 9 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं नॉकआउट स्टेज में। वो लोग क्वार्टर फाइनल तक
पहुंचे थे लास्ट वर्ल्ड कप में, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप में वो लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। लास्ट यूरो में वो लोग रनर अप थे, ये वाले यूरो में भी वो लोग जैसे-तैसे करके फाइनल तक तो पहुंच ही गए। तो नॉकआउट स्टेजेस में इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है, वो पैसिव फुटबॉल कह लो, प्रैग्मेटिक फुटबॉल कह लो, शीट हाउसरी फुटबॉल कह लो, आप जो भी कह लो, उस पे रिजल्ट्स उनको मिल रहा है। इसीलिए इंग्लिश एफए शायद गैरेथ साउथगेट को बैक कर रही है। अगर फाइनल में इंग्लैंड जाके हार जाती है, फिर भी मेरे ख्याल से वो लोग गैरेथ साउथगेट के साथ ही स्टिक करेंगे, क्योंकि उनके सामने रिजल्ट्स है। देखिए फाइनल में कोई भी टीम हार सकता है, कोई भी टीम जीत सकता है। फाइनल तक पहुंचना भी एक बड़ी बात होता है। अब देखिए सेमीफाइनल में या फिर राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड 1-0 डाउन थे, लेकिन फिर भी वो लोग कमबैक किए। आप देखिए कि इंग्लैंड के प्लेयर्स, कभी जूड बेलिंगम, कभी हैरी केन, तो कभी ओले वाटकिंस, ये आते हैं और ये मोमेंट्स पे एक क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं और इंग्लैंड को जिता देते हैं मैच। तो ये चीज जब आपके साथ होता है, तो आप कह सकते हो कि ये एक पैटर्न हो सकता है कि उस पे ही इंग्लैंड ज्यादा रिलाई करते हैं कि हम लोग सेफ फुटबॉल खेलेंगे और उसके साथ अगर ऐसे मौके हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उस पे हम लोग थ्राइव करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वो क्लच प्लेयर्स हैं जो कि ऐसे मोमेंट्स पे खेलना जानते हैं। आप देखिए जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड ने ये चीज बहुत बार किया है। आप देखिए ओले वाटकिंस का क्या सीजन रहा है एस्टन विला में। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द प्लेयर्स आल्सो, क्योंकि इंग्लैंड के पास हमेशा से ही वही स्क्वाड है कि वो लोग कभी भी कुछ भी जीत सकते हैं, लेकिन खराब फुटबॉल खेलने की वजह से ही वो लोग नहीं जीतते। तो आई वुड से कि इंग्लैंड के पास देख के तो लग रहा है कि वो चैंपियंस लीग है, नहीं तो वो लोग इससे पहले वाला राउंड में क्वार्टर फाइनल में वो लोग फिर से एक घटिया फुटबॉल खेल के भी जैसे तैसे करके वो लोग आ गए, क्योंकि साका ने फिर से एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया था। इस मैच में भी ओले वाटकिंस ने कर दिया। तो इसी को ही तो हम लोग शायद चैंपियंस लीग कहते हैं। तो देखते हैं फाइनल में क्या होता है। देखिए अगर मेरा टीम नीदरलैंड्स जीत जाते इंग्लैंड के अगेंस्ट में, तब भी मैं ये चीज कहता कि फाइनल में नीदरलैंड्स का चांसेस कम लग रहा है। और इंग्लैंड ने अभी जब जीत गया है, जब मैं कुछ देर पहले ही कह रहा था कि उनको देख के तो लग रहा है कि उनके पास वो चैंपियंस लीग है। आई शुड से कि इंग्लैंड के पास ज्यादा चांसेस है, लेकिन मैं फुटबॉल में ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं चैंपियंस लीग में ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूं। इसलिए मैं वो पेनल्टी डिसीजन को लेके क्रिटिसाइज कर रहा था कि ऐसे डिसीजंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मैच मान लीजिए 1-1 होता, उसके बाद हो ही सकता था एक्स्ट्रा टाइम में जाके हम लोग फिर से हार जाए या फिर इंग्लैंड वापस से वो चीज प्रोड्यूस कर दे, ऐसा एक क्लच मोमेंट। आप अगर देखें मेरा पिछले वाला वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैं सेमीफाइनल की रिव्यू कर रहा था, वहां पे जब मैं शुरू ही किया था ये वाला मैच नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच जो मैच है, वो रिव्यू जब मैं शुरू किया था तो पहले ही मैं बोला था कि आई एम सो हैप्पी टू सी माय टीम इन द सेमीफाइनल्स आफ्टर 20 लॉन्ग इयर्स। 2004 में वो लोग लास्ट खेले थे और वहां पे भी ऐसा एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ही हम लोग मैच हारे थे। वहां पे मनीष ने एक गोल स्कोर किया था फॉर पोर्टुगल। तो वो चीज इंग्लैंड वाले मैच में भी हम लोग के साथ हो सकता है। ये जो पूरा कोटेशन है, ये मैंने एज इट इज कहा था वो वाले वीडियो में, और वही चीज सच हुआ। तो इसीलिए मैं बायस होके नहीं बोल रहा हूं। मैंने ये चीज कहा था कि स्पेन इज लुकिंग लाइक अ चैंपियन टीम, स्पेन इज द बेस्ट टीम इन दिस यूरो बाय फार। और वो चीज मैं अभी भी कहूंगा कि अगर नीदरलैंड्स भी जीत के आते फाइनल में, तब भी मैं फेवरेट स्पेन को ही कहता। और अभी इंग्लैंड जीत के आए हैं, अभी भी मैं फेवरेट स्पेन को ही करूंगा, क्योंकि स्पेन वो फुटबॉल खेल रहा है। स्पेन वो प्रैग्मेटिक फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। स्पेन के पास वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, जो एक्चुअल फुटबॉल हम लोग देखना चाहते हैं कोई कंपटीशन में, वो फुटबॉल स्पेन खेलते हैं। देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इंग्लैंड, क्योंकि वो लोग के पास कोई भी तरीका कुछ भी हो, लेकिन वो लोग रिजल्ट्स ग्राइंड कर रहे हैं। तो इसीलिए उसका भी एक इंपॉर्टेंस है, मैं मानता हूं। लेकिन स्पेन का अगर मैं बात करूं, तो स्पेन के फुटबॉल मैच को देख के आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपको एक अच्छा फुटबॉल मैच देखने को मिल रहा है। और आपको एक चीज भी देखने को मिलेगा कि अच्छा फुटबॉल खेल के भी आप नॉकआउट राउंड्स, नॉकआउट मैचेस जीत सकते हो, एक टूर्नामेंट जीत सकते, मतलब एक मॉरल विक्ट्री होगा एक सारे फुटबॉल फैंस के लिए अगर स्पेन जीतता है ये वाला यूरो। स्पेन के पास वो सारे चीजें हैं और स्पेन के पास वो गूदा है, वो एक्स फैक्टर है। आप देखिए कार्वाहल नहीं था, पहले जेसस नवाज खेले फ्रांस के साथ एज ए राइट बैक,
और उनको हाफ टाइम के पहले ही उनको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया, लेकिन फिर भी उनके परफॉर्मेंस में थोड़े-से भी आँच नहीं आया उस चीज़ का। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं स्पेन और फ्रांस के बीच जो मैच था। तो ये वाले मैच में भी ऑब्वियसली स्पेन वर द बेटर टीम। आप कह सकते हो कि सेकंड हाफ में फ्रांस के पास एक मौका था, स्पेशली दैट एम्बापे चांस, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट वन, और वो मौका अगर फ्रांस थोड़ा ज़्यादा क्लिनिकलनेस दिखा पाते, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है फ्रांस के लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यहाँ पे वो लोग अपना पहला ओपन प्ले से गोल स्कोर किया, लेकिन फिर भी मैच में स्पेन जैसे वापसी किया थ्रू दैट यमीन यमाल गोल, माय गॉड दैट वाज फैंटास्टिक। आई थिंक दैट विल बी द गोल ऑफ द टूर्नामेंट मेरे ख्याल से। यामाल की आप जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। जैसे इंग्लैंड की अगर मैच में मैं कोबी माइनू की बात करूं, व्हाट अ प्लेयर ही इज, और उसी तरह अगर आप स्पेन की यमाल की बात करो तो जितनी भी तारीफ करो उतना कम है। और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही बहुत ही यंग प्लेयर हैं, लेकिन फील्ड में जो ऑडेसिटी वो दिखाते हैं, जो चीजें वो करती हैं, जो उनका मैच्योरिटी है गेम का, जो चीज दिखता है वो बहुत ही रेयर है। मतलब इतनी यंग एज में इतना ज्यादा मैच्योर्ड फुटबॉल खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। कोबी मेनू को देखिए या फिर लेमिन यामाल को देखिए, इन दोनों का नाम किसी को पता था एक साल पहले? नहीं ना, लेकिन वो लोग क्लब फुटबॉल में भी वो चीज किए और उसी के साथ साथ नेशनल टीम में भी आके वो चीज कर रहे हैं इतनी यंग एज में, जो कि बहुत बहुत रेयर होता है। और इट इज गुड टू सी कि एक्चुअली में फाइनल में ये दोनों फिर से आमने सामने होंगे। दैट इज अ ट्रीट टू वॉच। मतलब इंग्लैंड अगर वो प्रैग्मेटिक फुटबॉल, वो पैसिव फुटबॉल ज्यादा खेलते भी है, उसमें भी कोई पॉजिटिव अगर है तो वो है आपका कोबी मेनू। और स्पेन अगर अटक जाती भी है आगे जाते हुए, उनका फाइनल पास नहीं होता, तो तब कोई क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे आपका यमीन यमाल। तो ये फाइनल का जो मैचअप है ये बहुत बढ़िया होने वाला है। दूसरी तरफ अगर स्पेन की बात करें तो वहां पे डैनी ऑल्मो भी है, मतलब वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट प्लेयर है। उसने फ्रांस के साथ भी ही हैड अ वेरी गुड मैच। और फ्रांस और स्पेन वाले मैच में जो कि मैं बोल रहा था कि फ्रांस को सेकंड हाफ में जो एम्बापे का शॉट था वो अगर वो लोग गोल स्कोर कर देते तो शायद ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जाता, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि स्पेन कोई ना कोई सॉल्यूशन उस चीज का भी वो लोग जरूर निकाल लेते और आगे प्रोग्रेस करते फाइनल तक। तो इसीलिए आई एम ग्लैड कि स्पेन फाइनल तक पहुंच गए हैं। एटलीस्ट अगर इंग्लैंड को कोई हरा सकता है तो वो आपका स्पेन ही है। तो देखते हैं फाइनल में क्या होता है इन दोनों के बीच। मेरा तो प्रेडिक्शन यही है, शायद इस मैच में इंग्लैंड फिर से प्रैग्मेटिक फुटबॉल ही खेलेंगे। वो लोग ऐसे मोमेंट्स पे ही थ्राइव करते हैं और वैसा ही मोमेंट्स के लिए वो लोग वेट करेंगे। और दूसरी तरफ स्पेन के पास भी इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि ऐसे मोमेंट्स पे खेलना जानते हैं। तो दोनों में से विनर चुनना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं स्पेन को थोड़ा आगे रखूंगा इंग्लैंड से, क्योंकि मेरे ख्याल से स्पेन के पास वो सारा चीज है, वो सारा चेक बॉक्स वो लोग टिक करते हुए ही इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचे हैं। एंड आई थिंक दे डिजर्व दिस टाइटल दिस टाइम। तो देखते हैं फाइनल में क्या होता है। और आपका ओपिनियन फाइनल को लेके क्या है? मेरा ओपिनियन तो है कि स्पेन विल विन दिस यूरो। आपका ओपिनियन क्या है? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड फाइनल में वो चीज कर पाएंगे जो लास्ट टाइम उन्होंने नहीं कर पाया था? लेट मी टेल यू कि लास्ट टाइम भी इंग्लैंड फाइनल में जाके, मतलब कोई बुलीड नहीं हुआ था इटली से, वो लोग हारे थे पेनल्टी शूट आउट में, टाई ब्रेकर तक लेके गए थे। इसीलिए क्या लगता है आपको कि इस बार इंग्लैंड वो चीज करके दिखा सकता है जो उन्होंने लास्ट टाइम नहीं कर पाया था? और दूसरी तरफ स्पेन और फ्रांस के बीच जो मैच हुआ और नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच जो मैच हुआ, उसको लेके भी अगर आपका कोई राय है, आपका कोई ओपिनियन है, तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखते हैं लास्ट स्माइल किसका होता है, स्पेन और इंग्लैंड में से कौन एक्चुअली में यूरो जीतते हैं। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और बहुत जल्दी मुलाकात होगा आप लोगों से। अगर आप चैनल में नए हो और ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।